हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान यास्मीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज बेसिक एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में एंजाइम है क्या और उसको सबस्ट्रेट और रिएक्शन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि जब आप एंजाइम्स की बात करते हो तो द टर्म एंजाइम गिवन बाय कोहने, ठीक है, ये एक्चुअल में आपकी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन परफॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, तो वो एंजाइम्स के बेसिस पे होती है। तो इसीलिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है और वो रिएक्शन कौन परफॉर्म करवा रहा है, एंजाइम्स करवा रहे हैं, इसीलिए हम इसे बायो कैटलिस्ट के नाम से जो होता है जानते हैं, जो रिएक्शन रेट को जो होता है बढ़ा देते हैं। बहुत कम टाइम में जो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ये फॉर्म कर देता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, फिर वो फाइनली वापस से ब्रेक होता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन। तो ये रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इसकी अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, इसकी जो क्या मतलब केमिकल रेट की बात करें, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये 1 सेकेंड में मिलियन ऑफ बाइकार्बोनेट की जो होती है सिंथेसिस करा देता है, यानी इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है बहुत फास्ट होती है, ठीक है। हर एंजाइम्स की अपने अपने लेवल पे कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, कोई बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, कोई थोड़ा सा स्लोली रिएक्ट करता है, बट हर किसी की एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है। जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो व्हाट इज एंजाइम, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एंजाइम? तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम ही एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना हुआ होता है, जो ट्रांसपेप्टिडिल रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है और ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होता है परफॉर्म करवाता है। तो ये आरएनए के द्वारा हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसे राइबोजाइम कहते हैं। लेकिन बाकी जितने भी एंजाइम्स की अगर आप बात करोगे तो वो ऑल आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो एंजाइम्स और वो प्रोटीनेशियस इन नेचर है, तो एक्चुअल में एंजाइम प्रोटीन से बन रहा है और प्रोटीन के साथ कुछ अनदर फैक्टर्स भी आके अटैच्ड होते हैं जो उसकी एक्टिविटी को अप एंड डाउन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो जो एंजाइम्स का नेचर है वो मोनो एंजाइम्स होते हैं जिसे आप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हो, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है कि इसमें प्रोटीन के साथ अनदर कंपोनेंट्स भी अटैच्ड होंगे, ठीक। तो इस मोनो एंजाइम को जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसका एक पार्ट जो होता है एपोप्रोटीन का होता है। एपोप्रोटीन का सिंपल मीनिंग होता है सिंपल प्रोटीन, ठीक है। ये अमीनो एसिड की जो होती है चेन होगी, इसमें और कोई फैक्टर्स जो होता है अटैच नहीं होंगे। सिंपल प्रोटीन इज नोन एज एपोप्रोटीन। अगर उस एपोप्रोटीन के साथ कोई अनदर केमिकल अटैच्ड हो रहा है, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है कि वो केमिकल इनऑर्गेनिक इन नेचर है या ऑर्गेनिक, बस मैं इतना कह रही हूँ कि अदर देन प्रोटीनेशियस कंपाउंड जब उस प्रोटीन के साथ अटैच्ड होते हैं, इट इज नोन एज कोफैक्टर, ठीक। ये अदर देन प्रोटीन पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अदर देन प्रोटीन पार्ट को फिर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो मेटल आयंस, या इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एंजाइम्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, है ना, पोटेशियम, ये सारे आयंस अटैच्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए आपको मैग्नीशियम आयन चाहिए। अगर मैग्नीशियम आयन हेक्सोकाइनेज के साथ अटैच नहीं होगा तो वो एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या है, वो मेटल आयन में आ जाता है, ठीक। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके इस एपोप्रोटीन के साथ जाके अटैच्ड होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 2 तरीके से अटैच्ड होता है। अगर वो प्रोटीनेशियस कंपाउंड के साथ फर्मली अटैच्ड है, टाइटली अटैच्ड है, तो उसे आप बोलते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप,
ठीक है। और अगर वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लूजली अटैच्ड है तो फिर उसे नाम दिया जाता है कोएंजाइम। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था कि आपका जो कोएंजाइम है ये NAD, FAD, FMN है ना, तो ये क्या है, कोएंजाइम्स है। और कोएंजाइम्स लूजली अटैच्ड होते हैं आपके प्रोटीनेशियस कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो ये ओवरऑल तो एंजाइमल एक्टिविटी की बात हुई। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो एंजाइम को ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, देखिए एंजाइम जो होता है ना सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मैनर में वर्क करते हैं। अगर वो काइनेज एक्शन परफॉर्म कर रहा है, काइनेज एंजाइम है, तो जाहिर सी बात है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को ही अटैच करवाएगा। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो फॉस्फेट की जगह जो होता है मैग्नीशियम को अटैच करा दे, नहीं। एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मैनर में ही वर्क करेंगे, ठीक है। और वो भी डिसाइड होगा कि किस मॉलिक्यूल पे उसे जो होता है ये चीज एक्ट परफॉर्म करनी, ठीक है, ये भी कंफर्म होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज और लाइपेज, ठीक है। अगर आप प्रोटीएज यानी प्रोटियोलिटिक एक्शन परफॉर्म करेगा तो आप समझना कि देखिए एज का मतलब होता है एंजाइम और यहाँ पर फटर, ठीक है। और वो प्रोटीन्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब ये भी हो सकता है कि प्रोटीन्स को कहाँ पर ब्रेक करेगा, मान लीजिए कि ये जो होती है आपकी प्रोटीन की चेन है, ठीक है। अगर ये प्रोटीन की चेन है तो प्रोटीन की चेन किससे बनी हुई है, अमीनो एसिड से, ठीक है। तो ये अगर इस टर्मिनल पोर्शन पे कट करता है, तो अगर टर्मिनल पोर्शन पे कट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सोपेप्टिडेज, ठीक है। लेकिन वो कहीं इंटरनल पोजीशन पे जो होता है वो इस चेन को ब्रेक करता है तो उसे हम कहेंगे एंडोपेप्टिडेज, ठीक है। तो ये आपके जो एक्सोपेप्टिडेज, एंडोपेप्टिडेज या पेप्टिडेज आप बोल रहे हो, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो आपके प्रोटीएज है जो प्रोटीन ब्रेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स की एक्टिविटी, जो कि स्पेशली शुगर मॉलिक्यूल को जो होता है ब्रेक करते हैं। जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, आपका ग्लाइकोजन हो गया, या आपके डाइसेक्राइड मॉलिक्यूल में अगर हम बात करेंगे कि गैलेक्टोज को जो होता है, मतलब गैलेक्टोज और ग्लूकोज को सेपरेट कर दिया जाता है लैक्टोज में से। माल्टोज 2 ग्लूकोज का बना हुआ है उसे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एंजाइम शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट परफॉर्म करेंगे उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाएगा। इसमें एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमारे पास एग्जांपल आता है अमाइलेज, ठीक है, जो स्टार्च को ब्रेक करेगा, ठीक है। माइल्टेज जो कि माल्टोज को ब्रेक करेगा, ठीक है। सुक्रेज जो कि सुक्रोज को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी एक्शन कहाँ पर परफॉर्म होगी वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। 2 शुगर मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं और इसी में वाटर को ऐड करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये लिपिड फैटी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो होता है यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइपेज, आपको पता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई होती है। तो ये लाइपेज क्या कर देता है, उस फैटी एसिड को उस ग्लिसरॉल से सेपरेट कर देता है, ईस्टर बॉन्ड को जो होता है ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइपेज एक्शन परफॉर्म होता है, ये भी वाटर को ऐड करके ब्रेक करेगा, ठीक। तो ये जो क्लासिफिकेशन दी गई ये सबस्ट्रेट के बेसिस पे, इसी तरीके से डीएनएज, आरएनएज जो डीएनए को ब्रेक करेंगे, आरएनए को ब्रेक करने वाला आरएनएज कहलाएगा। तो ये सबस्ट्रेट बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। नाउ अब आपको बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे आप जो होता है क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको एज इट इज जो होता है आपको लर्न करना होगा। जैसे सीक्वेंस दी हुई है वैसे आपको जो होता है लर्न करना होगा।
सबसे पहला जो होता है आपका आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होता है वो रिडक्स रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, रिडक्स रिएक्शन को परफॉर्म करता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, या डोनेट कर देता है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडो रिडक्टेज की जो एक्टिविटी होगी उसमें आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात करते हो। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझ सकते हो कि यहाँ पर NAD, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है NADH में। तो ये NADH में क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जिसके बेसिस पे ये NAD+ जो होता है NADH में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन किसने परफॉर्म करवाई? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है? ये ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शन है। और फिर फर्दर अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लूज कर दे तो ये फिर फर्दर जो होता है NAD+ कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाए, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है वो इसी मोशन में रन करते रहते, ठीक, इसीलिए हम इसे ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसफेरेज। जैसे ये नाम है ट्रांसफेरेज, तो जाहिर सी बात है कोई ग्रुप को जो होता है एक ग्रुप से उठा के दूसरे ग्रुप पर ट्रांसफर किया जा रहा होगा। तो आपने सुना होगा कि जो अल्फा कीटोग्लिसरेट एंजाइम है, ठीक है, अगर वो अल्फा कीटोग्लिसरेट एंजाइम आपके ग्लूटामीन के साथ रिएक्ट करे तो ग्लूटामीन के पास 2 अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर वो अमीनो ग्रुप उसमें से साइड चेन से उठाकर एक अमीनो ग्रुप वो कीटोग्लूटरेट को दे दे, ठीक है, तो इससे आपको जो होता है 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल जो होता है मिलते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये आपका जो होता है एक ग्लूटामीन है, ठीक है, ये भी 5 कार्बन की चेन है। इसने अपना जो होता है अमीनो ग्रुप इसे दे दिया, किसे दे दिया? अल्फा कीटोग्लूटरेट को दे दिया, जिसके बेसिस पे ये अल्फा कीटोग्लूटरेट किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया आपके ग्लूटामेट में, ठीक है। तो इस तरीके से एक ग्लूटामीन से जो होते हैं 2 ग्लूटामेट स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन हुई कि इसने अपना अमीनो ग्रुप इसको ट्रांसफर किया, तो इसी को हम जो होता है ट्रांसफेरेज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से काइनेज, काइनेज क्या करता है? एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप लेकर दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, आप लोगों ने रेस्पिरेशन में एक रिएक्शन पढ़ी कि ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी उसकी 6th पोजीशन पे 6th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, ठीक है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप किसने ऐड किया? हेक्सोकाइनेज ने। कहां से उसने एटीपी फॉस्फेट ग्रुप लिया? तो यहाँ पर डोनर जो था वो आपका एटीपी था। एटीपी स्प्लिट हुआ एक आईपी मॉलिक्यूल में और एक एडीपी मॉलिक्यूल में, और इस आईपी को इसकी ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे ऐड करके उसने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है आपकी क्या कहलाती है? ट्रांसफेरेज रिएक्शन। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन होगी दैट इज हाइड्रोलेसिस। जो हाइड्रोलेसिस एंजाइम होंगे ये किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे विद द एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, देन बॉन्ड को जो होता है ब्रेक करना है। तो आपको पता है कि जैसे जो प्रोटीएज है या कार्बोहाइड्रेज है या लाइपेज है, ये कैसे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? ये बॉन्ड को कैसे ब्रेक कर रहे हैं? उसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 2 अमीनो एसिड जुड़ी हुई है तो यहाँ पर जो बीच में बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कौन सा था? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड एक वाटर के लॉस होने पर
एक मॉलिक्यूल CONH है ना, NH2 जो ग्रुप जब जुड़ता है तो ये जो बॉन्ड बना इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप इससे H2O प्रोवाइड कर दोगे तो यहाँ पर ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो होता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई प्रोटीएज या कार्बोहाइड्रेट या लाइपेज विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल के तौर पे अमाइलेज, लाइपेज, पैक्टिडेज याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है लाइकेज की। लाइकेज क्या करते हैं, विदाउट यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल को ऐड नहीं कर रहे लेकिन तोड़ रहे हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं कि जो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होंगे, डी एमिनेज एंजाइम होंगे, तो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, अमीनो एसिड को रिमूव कर रहे हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की नीड नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके का जो एंजाइम एक्ट परफॉर्म करता है उसे हम लाइकेज कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज क्या होता है, आइसोमर ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर आपको रिएक्शन याद हो, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस में एक स्टेप होता है, फ्रक्टोज 1,6-bis-phosphate get converted into glyceraldehyde triphosphate dihydroxyacetone phosphate। तो अगर आप देखें कि जो फ्रक्टोज है वो खुद एक तरीके का जो होता है कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंडोलेज एंजाइम होता है वो क्या कर रहा है, आइसोमेरिक ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कीटोन को जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करता है। और यही एंडोलेज एंजाइम इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप में यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोनिक फॉस्फेट में, और यही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोनिक फॉस्फेट जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कीटोनिक ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप में और एल्डिहाइडिक ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इस तरीके की जो रिएक्शन परफॉर्म होती है इसे हम आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसको परफॉर्म करवाने वाले एंजाइम जो होता है आइसोमरेज कहलाते हैं। लास्ट है लाइगेज। तो लाइगेज की एक्टिविटी आपने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हो। जब आपको दो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल्स को जोड़ना होता है, ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, लाइगेज एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, और ये एनर्जी को यूज करके और एंजाइम दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ देता है। स्पेशली आपने एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन ये प्रोसेस पढ़ते हो, या तो आप जो होता है जब डीएनए रिपेयर सिस्टम पढ़ते हो तो रिपेयरिंग के टाइम पे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए आपको लाइगेज एंजाइम की नीड होती है। ये हो गया आपका एंजाइम्स का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हम इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स को जो होता है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।